नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। बजट 2023-24 जल्द पेश होने वाला है, इसलिए इन दिनों हम आवाज देश की भी डेडिकेट कर रहे हैं बजट को। और आज हम बात करेंगे एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की। लेकिन क्या आप जानते हैं, देश की जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी तकरीबन 30% है। देश के निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी की बात करें तो 48%। 51% एमएसएमई भारत के ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में 11 करोड़ लोगों को रोजगार भी देता है। मेक इन इंडिया अभियान में भी एमएसएमई अग्रणी योगदान लगातार निभा रहा है। कोरोना के कारण सबसे बड़ी मार भी एमएसएमई सेक्टर को ही उठानी पड़ी है। समय पर और सही कीमत पर माल ना मिलना एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उद्यमों का डिफॉल्ट लोन 20,000 करोड़ से बढ़कर 1,65,732 करोड़ हो गया है। इस सेक्टर की सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है, जिसे ठीक करना बेहद आवश्यक है। पूरे विषय को जानने समझने के लिए बात करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। संपत तोषनीवाल जी हैं, सदस्य एमएसएमई बोर्ड, भारत सरकार, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये भी बता दें कि लघु भारती के भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं तोषनीवाल जी। डॉक्टर कमल पांडे, प्रोफेसर आईआईपीए भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत गिरवाने, महानिदेशक एमसीसीआईए भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। संपत तोषनीवाल जी, एमएसएमई इसको मिला जरूर दिया गया है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी रिक्वायरमेंट हैं, आवश्यकताएं हैं। तो किस तरीके से देखते हैं पिछले बजट और इस बार के आने वाले बजट के दरमियान एमएसएमई की इस यात्रा? जी, देश में एमएसएमई का अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान और महत्व है, ये तो आपने स्वयं अभी बताया है। और जहाँ तक बजट का सवाल है, अब बजट पूर्व के वर्षों की भांति केवल एक आय व्यय का विवरण नहीं होता या केवल टैक्स का घटबट करने का एक माध्यम नहीं होता, बल्कि बजट अब एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। और ऐसे में आने वाले आम बजट में एमएसएमई की क्या अपेक्षाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके आज के प्रोग्राम की। आज 3 समस्याएं प्रमुख रूप से एमएसएमई सेक्टर के सामने हैं। पहला है वित्त की समस्या। आवश्यकता के अनुसार पूंजी नहीं मिल पाती, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इसकी बहुत आवश्यकता है। और तीसरा है कंप्लायंस बर्डन, अनुपालना का बोझ इनके ऊपर बहुत है। इन 3 बिंदुओं पर क्या अपेक्षाएं हो सकती है, इनके बारे में आज हमारी चर्चा का फोकस होना चाहिए। जी। चलिए, कहीं ना कहीं एजेंडा जो है तोषनीवाल जी ने सेट कर दिया है। कमल पांडे जी, ये तो हो गई जो इस सेक्टर को कहीं ना कहीं सरकार से इस बजट को लेकर जो अपेक्षाएं हैं, लेकिन अभी तक की यात्रा को किस तौर पर देखते हैं और सरकार का जो प्रतिसाद मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, विशेष रूप से पिछले 4-5 बरस में, वो कितना महत्वपूर्ण है? सरकार ने पिछले 5 और मैं कहूँगा 10 साल से बहुत विशेष कार्य किया है। कई नई योजनाएं आई हैं, नई स्कीम के द्वारा, जैसा तोषनीवाल जी ने कहा कि वित्त पोषित किया गया है, लोगों को अधिक जो उद्यम हैं उन्हें धन देने का प्रयास किया गया है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करने की कोशिश की गई है। और तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडीबी में जो कानून है उनको सहज बनाया गया है, जिससे कि उद्यमियों को अपना काम करने में आसानी हो। तो इन सब कामों का प्रतिफल ये है जो आपने बताया कि आज 1.5 ट्रिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है इनके द्वारा। और उसके अलावा ये वस्तुतः 2 भागों में इन्हें बांट सकते हैं। पहला तो है माइक्रो एंटरप्राइजेस और दूसरा है बाकी सब।
माइक्रो 98% के लगभग माइक्रो हैं और उनको सहूलियत देने के लिए कोविड में खासकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो शहरों में आई, उसमें उन्होंने जो सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाले हैं, मोची हैं, जो दूसरे ऐसे उद्यमी हैं, उनको उनके कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कोलेटरल फ्री लोन दिया 10,000 रुपये से लेकर 50,000 तक। तीसरा जो ट्रांचे है वो 50,000 का दिया गया। पहला 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000। तो ये बहुत बड़ी उन्हें सहूलियत मिली और इसके साथ साथ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो बहुत बढ़ा। उसे बढ़ाने पर इन्हें एक अलग सहूलियत दी गई 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो ऐसा होने का परिणाम ये हुआ कि जो टोटल मोबाइल बैलेट ट्रांजैक्शन है कंट्री के, उनका लगभग 13% इन माइक्रो एंटरप्राइजेस के द्वारा लेन देन में उसका हिस्सा है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया डिजिटल अवेयरनेस के लिए, डिजिटल नॉलेज बढ़ाई सरकार के सहयोग से इन माइक्रो एंटरप्राइजेज ने। तो इनके लिए बजट में प्रावधान आता है, जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे पीएम स्वनिधि है। तो पीएम स्वनिधि अगर मोटे तौर पे देखें तो आधे माइक्रो एंटरप्राइज गाँव में हैं, आधे शहरों में हैं। उनमें भी जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको पीएम स्वनिधि एड्रेस करती है और वो लगभग 1/4 हैं। 5 मिलियन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर थे जिन्हें कोलेटरल फ्री लोन दिया गया। उनको जो दूसरी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा जीवन बीमा की हैं और स्वास्थ्य की हैं, उन सब से भी जोड़ा गया है। तो इन 5 जो 50 लाख हैं, इनकी 85% कवरेज हुई। ये बहुत बड़ी बात है। आउटरीच इसकी बहुत व्यापक है। प्रशांत गिरबाने जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, यहाँ पर जो बात अभी तक सामने आई है उसमें ये आई है कि सरकार से अपेक्षाएं होती है हर सेक्टर की, उसे कितना मिलता है, जो है उसके वित्त का कितना ध्यान रखा जाता है। तो वित्त का ध्यान पिछले बजट में तो रखा ही गया इस सेक्टर का, एमएसएमई का। इसके अलावा कोविड काल में बजट के इतर भी बीच में 2 बार ऐसा प्रयास किया गया कि आर्थिक तौर पर कुछ सहायता इस सेक्टर की जाए। तो क्या ये काफ़ी है? इससे क्या इस सेक्टर को कोविड काल से उबरने में सफलता मिली है, उसका प्रयास फलीभूत हुआ है, एक बात। और दूसरा, अब इससे आगे क्या इस बजट में इस सेक्टर की उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं? जैसे तोषनीवाल साहब कह रहे थे ना, उन जो एजेंडा सेटिंग के वक्त पे हम 3 मुद्दों पे चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा ये है कि क्रेडिट की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है एमएसएमईज को। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट जरूरी है और तीसरा ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी है। तो हर मुद्दे पे हम बात करते हैं कि क्या अब तक हुआ है और क्या होना जरूरी है। अगर हम क्रेडिट की बात करें तो ईसीएलजीएस जो स्कीम थी कोविड काल में आई हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण रही है लघु मध्यम उद्यमियों के लिए। उसकी वजह से लाखों उद्यमियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब वो स्कीम 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। तब ये जरूरी है कि सीजीटीएमएसी उसे रीइंस्टेट किया जाए, क्योंकि वो अकेली स्कीम है अभी जो कि क्रेडिट इनेबलमेंट करती है, क्योंकि फॉर्मल क्रेडिट बहुत जरूरी है। आज भी 30 ट्रिलियन रुपीस का एक फॉर्मल क्रेडिट गैप है। क्रेडिट फॉर्मल नहीं मिलता, इसलिए लघु मध्यम उद्यमी महंगा वाला क्रेडिट, इनएक्सेसिबल क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा मुद्दा यह है क्रेडिट के मामले में कि अगर हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो आरबीआई ने शुरुआत की है और जीएसटी इनवॉइस नेटवर्क, इन्हें अगर कनेक्ट करा दें तो ट्रेड डिस्काउंटिंग आसान होगा और कई सारे बैंक्स मिलकर कम रेट्स पर लघु मध्यम उद्यमियों को वर्किंग कैपिटल मुहैया करा देंगे, जिसमें कि सरकार को भी कोई खर्चा नहीं होगा। ये रही बात क्रेडिट की। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में ई-जेम प्लेटफॉर्म जो है बहुत बढ़िया है सरकार का। ओएनडीसी नाम की जो पहल हो रही है सरकार की तरफ से, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, वो अगला यूपीआई इतना बड़ा कदम है, बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ में एक अपेक्षा है कि क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म उनको एनकरेज किया जाए, क्योंकि एमएसएमईज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, बट पे एज यू गो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की।
पिछले कुछ सालों में बिजनेस करना काफी आसान हो गया है, पर ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि और भी इसमें आसानी आना जरूरी है। इसलिए हम चाहेंगे कि बजट में हम सुन पाए कि और ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस दिया जा रहा है। कुछ पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट से? जी, मेरा जो सवाल है वो नैनो एंटरप्रेन्योर्स से रिलेटेड है, क्योंकि उनका जो टर्नओवर होता है वो 10 लाख से कम होता है सालाना बेसिस पे, और उनके फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेल को माप पाना और उसके बेसिस पे उनको लोन देना काफ़ी मुश्किल होता है। पीएम स्वनिधि तो सरकार ने बना दिया है, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम ओकिन है, OCEN, जिसमें उनके डिजिटल डाटा को डेली बेसिस पे मॉनिटर करके, यानी जो UPI पेमेंट्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करके उनको एक डेली टोकन साइज लोन देने की बात की जा रही है। तो क्या पैनल से मैं ये जान सकता हूँ कि इस तरह की मुहिम जिसमें हम लोग एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के बेसिस पे उनको एक रेगुलर लोन दे रहे हैं, क्या ये सार्थक है अभी, और अगर नहीं है तो कितने सालों में हो सकता है? देखिए, नैनो जो साइज है एंटरप्रेन्योर की, वो माइक्रो से भी छोटा है, माइक्रो से काफ़ी छोटा है। तो NMSME बोलना पड़ेगा फिर। अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया define करना है, पड़ेगा। लेकिन ये उससे छोटा है। और जो आपने बात कही डिजिटल पेमेंट्स वगैरह की, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसी पिछले अक्टूबर में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया है, और ये ध्यान में रखकर किया है कि जो उनके आधार पर, जैसा आपने कहा कि उनका असेसमेंट कैसे किया जाएगा, इसके आधार पर इन छोटे MSMEज को, माइक्रो और स्मॉल को, जिसमें नैनो भी और टाइनी भी शामिल है, उनको कैसे फंडिंग किया जाए। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमारे सामने होगा कि ये जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है, ये ऐसे ही उद्यमियों को लाभान्वित करेगी। जी, कोई और? नहीं, मैं भी एक पॉइंट जी जी इसमें जी, कहना जी चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो PM स्वनिधि है वो केवल 12% माइक्रो एंटरप्राइज को कवर करती है। इसके अलावा जो 88% हैं, जो शहरों में भी हैं और गाँव में हैं, उनके लिए कोई इसी तरह की स्कीम आनी चाहिए। जी जी, और सवाल जल्दी जल्दी पूछें। भले हम बहुत ये फोकस करें कि MSME में डेवलपमेंट चाहिए, पर अगर मैं कंपेयर करूंगा ये वेस्टर्न डेवलपमेंट देश से, वहाँ की उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम काफ़ी लो है, और यहीं अगर MSME में कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो अगर नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर पे हम बात करें तो वो तो ऑब्वियसली वही चीज़ परचेज करना चाहेगा जो काफ़ी चीप होगी। अगर सेम आइटम हमें 10 रुपये की मिल रही है प्रोडक्शन से, मशीन लाइन प्रोडक्शन से, और वही MSME वही चीज़ प्रोडक्शन कर रहा है 100 रुपीज़ में, तो ऑब्वियसली इंडियन कंज्यूमर परचेज करेंगे वो 10 रुपये वाला आइटम। तो इस चीज़ पे टैकल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें सप्लाई कर रहे पर डिमांड वो चीज़ की उतनी हो नहीं रही, तो वो चीज़ को आप कैसे टैकल करेंगे सर? चीन से जो ट्रेडिंग होकर सामान बिकता है वो उनको बनाना तो पड़ता नहीं है, सस्ता पड़ता है, और इसकी मार या फिर कंपटीशन, एक कड़ा कंपटीशन MSME सेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत कम है। 34,000 ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी सर्विस सेक्टर के। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और इसमें PM गति शक्ति जो अभी नई एक 7 लाख करोड़ रुपए की योजना है, वो इन्हें बढ़ावा देने के लिए एक बेसिस बना रही है। उसमें ये होगा कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम होगी, और लॉजिस्टिक्स कम होगी तो हम कॉम्पिटिटिव तौर पर भाग ले सकेंगे। और जहाँ तक बड़े सेक्टर की बात है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्फूर्ति एक योजना है सरकार की, और उसी का फल है कि आज एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया जैसे आपने जी। उल्लेख किया था। पूछें। मेरा सवाल है कि शार्क टैंक जैसे शोज़ हम देखते हैं, US में इसका बढ़ता कल्चर है, पिछले 13-14 सालों से ये US में चल रहा है, और इंडिया में इस कल्चर को आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शहरी इलाकों से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, तो हम MSME सेक्टर के लिए क्या ऐसी स्कीम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले बजट में कि इस सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि ग्रामीण इलाकों से भी एंटरप्रेन्योर्स आएँ? जी जी, प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। प्रशांत जी, आपने सवाल सुन लिया होगा, क्या है इसका सही जवाब? इक्विटी जो इन्फ्यूजन है स्टार्टअप में बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए शार्क टैंक जैसे शोज होते हैं, पर MSME की समस्या कुछ और है। आज भी MSMEs में 30 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट गैप है, यानी उन्हें क्रेडिट चाहिए बट मिल नहीं रहा है। तो पहले तो इसकी व्यवस्था करनी जरूरी है, उसके उपरांत फिर हम इक्विटी के इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। पिछले बजट में
इक्विटी इन्फ्यूजन की बात हो चुकी थी, उसकी जो सफलता है वो रीजनेबल है, वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। जैसे कि फंड ऑफ फंड्स था, जैसे कि सबऑर्डिनेट डेट था, ये दोनों स्कीम्स सफल नहीं हो पाई है, पर क्रेडिट वाली स्कीम सफल हो पाई है सरकार की। इसलिए अभी भी क्रेडिट पर फोकस जरूरी है एमएसएमई में। थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे तब जाकर के हम इक्विटी फोकस कर पाएंगे। जी जी, ये क्रेडिट वाली बात जो कही है मानी भी है प्रशांत जी ने कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है और वो जो है कहीं ना कहीं सफल होता भी नजर आ रहा है। अभी कौन सा गैप जो है इस पॉलिसी में आप देख रहे हैं जिसको आपको लगता है कि इस बार के बजट में शायद भरा जा सकता है या भरा जाना चाहिए? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, वैसे तो आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स बना रखे हैं, जिसमें एमएसएमई को प्रायोरिटी पर पैसा मिलता है और इसके लिए कुल अमाउंट का एक 40% अमाउंट भी तय किया हुआ है। लेकिन व्यवहार में होता क्या है कि उस 40% में से 7.5% तय है माइक्रो सेक्टर के लिए, जबकि माइक्रो देश में टोटल एमएसएमई का 99% है। स्मॉल है 1% से कुछ कम और मीडियम तो बहुत कम है, उनकी संख्या 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जो 7.5% है माइक्रो के लिए, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है टोटल अवेलेबल अमाउंट में से। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ये एक चेंज इसमें आना चाहिए, ये अपेक्षा है। एक बहुत अच्छी सरकार की स्कीम है एमएसएमई मंत्रालय की, सीजीटी एमएससी स्कीम, जिसमें एमएसएमईज को कोलेटरल फ्री लोन मिलता है अप टू 2 करोड़। लेकिन योजना बहुत अच्छी है। पिछले 7 सालों से इसका बजट स्थायी है 2200 करोड़ रुपए सालाना। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जो इस बजट में हमारी उम्मीद है। एक सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम। एमएसएमई की जो बिल्स हैं वो बैंक से डिस्काउंट कराया जा सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मेरा ये सुझाव है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं और जो पीएसयूज हैं, उनके जितने भी बिल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस बात के लिए पात्र हो कि वो ट्रेड से सीधे जुड़ जाए और वहाँ से जब चाहे एमएसएमई पैसा उठा सके। एक इम्पोर्टेंट बात है कैपिटल गेन टैक्स, जो इससे जुड़ा हुआ है फाइनेंस से। बहुत कई बार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बिजनेस को मॉडिफाई करने के लिए एमएसएमईज को अपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट वगैरह बेचने पड़ते हैं। उस पर भारी भरकम कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है, उनके फंड्स चले जाते हैं। जैसे घर बेचने पर कैपिटल गेन का फ़ायदा होता है वापस घर लेने पर, वैसे सरकार से ये अपेक्षा है कि यदि व्यवसायी उद्यमी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत उस रियलाइजेशन को वापस इन्वेस्ट करे उद्यम में, किसी इंडस्ट्री को लगाने में, तो उसको कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। और कुछ कानून की बात हम लोग प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं आपराधिक प्रावधान लागू हो रहे थे व्यापारियों के। उसमें से बहुत सारों को एक बिल लाकर जो है वो हटाने का काम सरकार ने किया है। उसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे और प्रावधान हैं जिनसे थोड़ी सी छूट देनी चाहिए इस सेक्टर को? जी, इसमें 1-2 बातें और जोड़ी जा सकती है। जैसे एक प्रावधान ये होना चाहिए कि एमएसएमई के जितने भी बिल्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, पीएसयूज के, उनको अगर 45 दिन से अधिक वो अनपेड रहते हैं तो उस पर कंपल्सरीली इंटरेस्ट का प्रोविज़न होना चाहिए, लागू हो जाना चाहिए एज पर एमएसएमईडी एक्ट, जो अभी नहीं होता है। और ऐसा कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए भी किया जा सकता है। इससे जो डिलेड पेमेंट की समस्या भी हल होगी और एमएसएमईज के हाथ में ज़्यादा पैसा। जी, बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ नए सवाल जिन्होंने अभी पूछे नहीं है। जी, एमएसएमई क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इस बात से हम एग्री करते हैं। बट सर, एमएसएमई डिपेंड ऑन द लेबर्स। तो मैं लेबर्स की बात करना चाहता हूँ कि ये जैसा कि हिंदू का रिपोर्ट है कि कुछ जो वेल्थ है केवल कुछ ही लोगों के हाथ में वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इन दोनों के बीच का गैप हो रहा है, लेबर्स और ज़्यादा दोनों के बीच में गैप हो जा रहा है, इसको हम, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं इक्वलिटी की बात करते हैं, तो हम उसको इक्वलिटी से, दोनों के इक्वलिटी से होते हुए हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? जी, इसके लिए एक पॉलिसी की आवश्यकता है, एमएसएमई पॉलिसी। एक ड्राफ्ट बनाया गया है, उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। और उसमें ये सारे पहलू, जैसे वित्त की आवश्यकता, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे उसमें कवर किए गए हैं पॉलिसी में। तो उस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी
अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। जी उसे जी ज्ञान- प्रशांत जी, आपने भी सुना होगा ये सवाल कि ये गैप क्या तभी भरेगा जब एमएसएमई सेक्टर की तरफ सरकार और ज्यादा ध्यान देगी, और ज्यादा उनके लिए छूट मुहैया कराएगी, सपोर्ट देगी, आर्थिक तौर पर उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट देगी। ये बहुत सही है कि अगर ये गैप हमें कम करना है तब हमें बॉटम अप पिरामिड पे ध्यान देना होगा। बॉटम अप पिरामिड क्या है? 98% बिजनेसेस ये एमएसएमईज हैं। उस बॉटम अप पिरामिड पे ध्यान देना है। करना क्या है? अगर हमने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट ये तीनों कम कर दें तो ज्यादातर एमएसएमईज अपना बिजनेस ठीक कर पाएंगे और 11 करोड़ से ज्यादा लोग जो इन 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई में काम कर रहे हैं, उन 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। क्या उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसके लिए हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं क्या? 2-3 सवाल जल्दी जल्दी। स्किल्ड लेबर की प्रोडक्टिविटी अनस्किल्ड लेबर से ज़्यादा होती है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में अनस्किल्ड लेबर की संख्या ज़्यादा है। तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉलिसी लाना चाहिए जो अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड में बदला जाए ताकि प्रोडक्टिविटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बढ़े? जैसे रूरल एरियाओं में देखते हैं हम कि उतना यूपीआई और क्या कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो क्या हम उन चीज़ों को जैसे उनको फिर यूपीआई से जब हम कनेक्ट करेंगे तो सर जितना वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से हम टोकन देंगे और उनका क्रेडिट बनेगा, उस हिसाब से उनको विदाउट कोलेटरल मनी दी जाएगी। तो सर हम ये तो एक उनके ट्रांजैक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं कि अगर वो बिजनेस कर पा रहे हैं तब हम क्या कहते हैं उनको क्रेडिट देंगे। अगर वो एक दिन में उसका मुनाफा नहीं हो पा रहा है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, एक दिन उसका नहीं चल रहा है, तब उसको उस टाइम पे किस तरह से क्रेडिट देंगे सर? विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत से योजनाओं को सरकार ने ऑन पेपर दिखाया, बट ऑन फील्ड यह उतने इफेक्टिव तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो क्या इसके इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ ऐसे कदम और उठाए जा सकते हैं जिससे कि जो बजट ऑन पेपर दिखाई दे रहा है वह ऑन फील्ड भी उतना ही इफेक्टिव हो? जी, इन तीनों सवालों के साथ एक सवाल जो उस बच्ची का जोड़ देता हूं, उसने एक प्रोग्राम का नाम लिया। उसका एक कहना था कि कहीं ना कहीं इस तरीके की कोशिश जो है निजी चैनलों के प्रोग्राम्स के माध्यम से ज़रूर की जा रही है, तो सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि युवा उद्यमी बनने की तरफ कहीं ना कहीं प्रदत्त हो। जी, पहले मैं आपकी बात लेता हूँ। हम सब जानते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान विश्व में 3रे स्थान पर आता है। ताली बजनी चाहिए उस पर। सरकार आत्मनिर्भर भारत की ओर जो सरकार के विज़न है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसमें देश में उद्यमिता का विकास एक बहुत बड़ा उसका आयाम है। एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं एक दूसरी तरफ ये स्थिति है कि एंटरप्रेन्योरशिप घट रही है। स्टार्टअप की बात और है, उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सामान्यतया उद्यमशीलता घट क्यों रही है? क्योंकि बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए आज मैं एक उद्यमी हूँ। हमारा ऐसा अनुभव है कि एक उद्यमी का बेटा आज अपने पिता के उद्यम को आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहता या एक नई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता, बल्कि वो पढ़ लिख करके एक सुविधाजनक पैकेज लेकर के किसी एमएनसी की नौकरी करना चाहता है। वो एक जॉब प्रोवाइडर नहीं बनना चाहता, खुद जॉब सीकर बना हुआ है। सरकार इसको बदलना चाहती है और हम सब भी ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवा खुद उद्यमी बने और जॉब प्रोवाइडर बने। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लागू की है और उनका फ़ायदा, जैसा आपने ठीक कहा कि आपके प्रश्न पर आता हूं कि योजनाएं अच्छी बनती है, लेकिन कई बार उनका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर अच्छा नहीं होता, तो उनका जो सब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता। जी, कमलकांत पांडे जी, क्या हमें करना चाहिए? सरकार को कौन से प्रावधान लाने चाहिए कि युवा जो है उस तरफ कहीं ना कहीं? देखिए, एक होता है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नीट एक कैटेगरी है। 15 से 29 साल तक के लोग 30% ऐसे हैं जो इसमें हैं, जिन्हें जॉब की आवश्यकता है। जी, तो उसके लिए ये जो बात हो रही है बहुत उपयोगी है। और उसमें जो आपने बताया कि लेबर या वर्कर्स हैं, उनकी स्किल कैसे बढ़ाई जाए, तो जैसे कंस्ट्रक्शन एंड अदर वर्कर्स सेस एक लगता है बिल्डिंग इंडस्ट्री पे, उसके 60,000 करोड़ रुपीज़ अनस्पेंट हैं, वो खर्च नहीं हुए हैं। तो ऐसी कानूनों को सहज बनाना चाहिए
अब उसमें यह है कि 6 महीने का कंस्ट्रक्शन वर्कर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसने काम किया, और वो कोई बिल्डर देता नहीं। तो 60,000 करोड़ पूरे देश में जो सेस लगता है अभी अनस्पेंट पड़ा है, वो खर्च नहीं होगा। जी। तो एक तो वो, दूसरा अब सरकार एक प्रयास कर रही है कि टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाए। इसके साथ ही प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंतिम जो है 1 मिनट हमारे पास है। प्रशांत जी, हमारी ये चर्चा हो चुकी है कि क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या फोरकास्ट है आपका एमएसएमई को लेकर इस बजट में? मेरा यही फोरकास्ट है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी की तरफ से मुझे लगता है कि 11% से ज्यादा नॉमिनल ग्रोथ दिखानी चाहिए और 5.8% से कम फिस्कल डेफिसिट दिखाना चाहिए, और एमएसएमईज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। अगर संभव हो तो इंटेंट को इम्प्लीमेंटेशन पे फास्ट पेस से लाने के लिए एक डैशबोर्ड की व्यवस्था हो, ताकि जो बड़े अनाउंसमेंट होते हैं बजट में, अगले बजट तक हम हर महीने देख पाए कि उस अनाउंसमेंट का क्या हो चुका है। जी हाँ, और इस अनाउंसमेंट से, इस प्रावधान से एमएसएमई सेक्टर को लाभ तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ हमारी युवा शक्ति जो है वो इस और कहीं ना कहीं उसका रुझान बढ़े। ये भी एक जो है कहीं ना कहीं सरकार का इस बजट के माध्यम से टारगेट रहना चाहिए। प्रशांत गिरबाने जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कमलकांत पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संपत तोष्णीवाल जी, आपने समय निकाला, आपका धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।